वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम कीर्ति। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5000 MCQs की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 7। और हर एक सीरीज में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रखती हूँ, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं और फिर राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जिनका भी राजस्थान CHO, MP CHO, CRPF, MP व्यापम के लिए पेपर होने वाला है, क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान CHO की जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 नवंबर 2020 ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हो गई है। जिनको भी डाउट्स हो कि ये अनाउंस नहीं हुई है, कुछ भी आपको कभी भी डाउट्स होते हैं राजस्थान CHO के अलावा भी मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। क्योंकि कभी जो अभी लास्ट टाइम जब राजस्थान CHO ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस की थी, राज्य स्वास्थ्य जो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, कम से कम 3 से 4 बार उन्होंने नोटिफिकेशन डाला, फिर रिमूव किया इस तरीके से। बट इस बार जो उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है वो अभी दोपहर से अभी तक है साइट पर, तो आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लें। उन्होंने साफ कहा है कि 10 नवंबर 2020 को आपका पेपर होगा, और अदर डिटेल है वो बहुत ही जल्दी, एडमिट कार्ड ऑल ओवर डिटेल्स हैं जो बहुत जल्दी राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देंगे। MP CHO का सिलेबस आ गया है, एग्ज़ाम डेट आ गई है। MP व्यापम की ऑलरेडी जो एग्ज़ाम डेट है पहले से ही बता के रखी हुई है दिसंबर में। CRPF का भी दिसंबर में एग्ज़ाम है। NCL का 11 नवंबर को पेपर है। तो ऑल ओवर जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सभी के लिए मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने आपके लिए, क्वेश्चन था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट पूछा गया है, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। यदि रिसर्च सेंटर पूछा जाता तो वो कहाँ पर है? चेन्नई में। बट जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटका में। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the maximum amount of blood lost during delivery is how many ml। तो डिलीवरी के टाइम पर कितना ब्लड लॉस्ट है, जो मैक्सिमम ब्लड लॉस्ट हो सकता है? ऑप्शन है 100 ml, 250 ml, 300 ml और 500 ml। तो आपने एक क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो मैक्सिमम ब्लड लॉस्ट होता है प्रेग्नेंट जो डिलीवरी के टाइम पर, वो कितना होता है? 500 ml। और यदि इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज को कब कंसीडर किया जाता है, तो जब ब्लड कितना लॉस हो जाए? मोर देन 500 ब्लड लॉस हो जाए, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज। और यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है कि डिलीवरी के टाइम पर मैक्सिमम कितना अमाउंट है जो ब्लड का लॉस्ट हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी की बात की जाए तो 500 ml, यदि सिजेरियन सेक्शन है जो आपको क्लियरली पूछा जाता है तब 1000 ml। नेक्स्ट इज क्राउन रम्प लेंथ ऑफ फीटस इज मेजर्ड फ्रॉम। तो जो फीटस की क्राउन रम्प लेंथ मेजर की जाती है तो किस तरीके से मेजर की जाती है? कोकेक्स टू द हील, वर्टेक्स टू द कोकेक्स, वर्टेक्स टू द हील या फिर हेड टू कोकेक्स। क्राउन रम्प लेंथ है जो फीटस की मेज़र की जाती है, उसके लिए कहाँ से मेज़र किया जाता है? वर्टेक्स से कोकेक्स तक का पार्ट है जो मेज़र किया जाता है। फीटस की जो लेंथ है इस कैटेगरी से मेज़र की जाती है, वर्टेक्स टू द कोकेक्स पार्ट। नेक्स्ट इज पिस्केक्स साइन इज। पिस्केक्स साइन क्या है? ऑप्शन है ब्लू इज coloration of the anterior vaginal wall, increased pulsation felt through the lateral fornix, cervix becomes soft as early as 6th week, and one half of the uterus is more firm than the other half। तो ये सभी साइन किसके हैं? प्रेगनेंसी के साइन हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन है पिस्केक साइन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो जो पिस्केक साइन है उसका मतलब है जो यूट्रस का आधा पार्ट फर्म रहेगा कंपैरिजन टू अदर पार्ट के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द अदर हाफ। यहाँ पर जो और ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्लूइश कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, तो ये चैडविक साइन है। आपको याद रखना है चैडविक साइन क्या है?
जो वेजाइनल वॉल है सर्विक्स का कलर किस तरीके का हो जाए, ब्लूइश कलरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ओसिएंडर साइन, दैट मीन्स इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स। एंड थर्ड ऑप्शन है गॉडल साइन, तो इसका मतलब है सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6th वीक। और जो पिस्केक साइन है ये भी प्रेगनेंसी का ही साइन है, जिसमें क्या होगा, बाय 12th वीक ऑफ जेस्टेशन इट बिकम्स ग्लोब्यूलर, जो यूट्रस है किस तरीके से हो जाएगी, ग्लोब्यूलर शेप में। In lateral implantation, there is asymmetrical enlargement of the uterus. One half of the uterus where the implantation होता है, जहाँ पर यूट्रस के जिस पार्ट में वो फर्म रहेगा कंपैरिजन टू अदर पार्ट के, तो क्या है, पिस्केक साइन। तो आपको ये जो भी प्रेगनेंसी के साइन है वो सभी साइन याद रखना है, क्योंकि गायनेकोलॉजी में से, ऑब्स्टेट्रिक्स में से जो मेनली क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 साइन है जो जरूर पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजी का, वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग भी आपको याद रखना है, जब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को, वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग। नेक्स्ट इज रिजर्वर फॉर हुकवॉर्म। हुकवॉर्म के लिए रिजर्वर का काम कौन करेगा, जहाँ पर वो रहेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वहीं पर खाना पीना भी खाएंगे, दैट मीन्स रिजर्वर। तो क्या है हुकवॉर्म के लिए रिजर्वर, ह्यूमन बीइंग्स, सॉइल, फीकल फिशेस और मंकीज। तो हुकवॉर्म के लिए जो रिजर्वर है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में है जो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हुकवॉर्म ऑलरेडी पलते हैं वहीं पर, उनका खाना पीना सब वहीं चलता है, तो वो ह्यूमन बीइंग क्या हो गए, हुकवॉर्म के लिए एक रिजर्वर का काम करेंगे। नेक्स्ट इज चैंडलर इंडेक्स इज यूज्ड फॉर। चैंडलर इंडेक्स किसके लिए यूज किया जाता है, एलियारेसिस, एस्केरियासिस, गुएनावॉर्म या फिर एनसाइक्लोस्टोमा। तो चैंडलर इंडेक्स से जनरली यूज किया जाता है टेपवॉर्म या फिर एस्केरियासिस के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, एस्केरियासिस। नेक्स्ट इज डिसीज दैट इज क्लोज टू बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। इंडिया से है जो कौन सी डिसीज बहुत ही जल्दी इरेडिकेट होने वाली है, ऑप्शन है डिप्थीरिया, मीजल्स, पोलियो, गैनावार्म डिसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि इंडिया से कौन सी डिसीज इरेडिकेट होने वाली है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन को लेके, ये लास्ट केस है, कहाँ डिटेक्ट हुआ था और कब डिटेक्ट हुआ था। सेम यहाँ पर है कि इरेडिकेट हुई नहीं है बट क्लोज है इंडिया उस डिसीज से इरेडिकेट होने के लिए। तो वो डिसीज है क्या, पोलियो। बहुत ही जल्द भारत हमारा पोलियो इरेडिकेट माना जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एपिडेमियोलॉजी ऑफ पोलियो। पोलियो की एपिडेमियोलॉजी को लेके यहाँ पर सही पॉइंट क्या है, ऑप्शन है लेस देन 300 केसेस रिपोर्टेड इन 2001, न्यू केसेस आर नाउ ओनली रिपोर्टेड फ्रॉम एमपी, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा, टाइप सेकेंड वायरस इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ एपिडेमिक एंड ऑल लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन ड्यूरिंग पोलियो एपिडेमिक। तो यहाँ पर जो सही एपिडेमियोलॉजी है पोलियो को लेके वो है कि लेस देन 300 केस रिपोर्ट हुए थे इंडिया में, कब, 2001 में। बट जो जिस तरीके से जो काउंटिंग और आंकड़ा बढ़ा है पोलियो को लेके इंडिया में, तो इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया, ऑल ओवर थिंग्स की गई, तब जाके हमारा इंडिया क्या होने वाला, पोलियो से मुक्त होने वाला है, रेडिकेट होने वाला है। तो यहाँ पर सही पॉइंट क्या है कि लेस देन 300 केस रिपोर्ट हुए थे, कब, 2001 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेवलिंग। इंटरनेशनल ट्रेवलिंग को लेके कौन सा मॉस्किटो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडिस, एनाफ्लिक्स, क्यूलेक्स या फिर मंसोलियोडिस। तो जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के वो लेके पूछा है तो वो है एडिस मॉस्किटो। ये एडिस को ही इन्होंने क्यों ऐसा माना है, क्योंकि जो मलेरिया है होता तो सभी जगह है, बट जो एडिस मॉस्किटो के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं ऑल ओवर कंट्रीज में होती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया है, एडिस। नेक्स्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3rd डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो डॉग बाइट को लेके सभी जो डॉग बाइट के केस होते हैं जनरली, तो इसमें 3 कैटेगरी में फिर इसको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सभी पॉइंट सही हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARB, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज एंड इमीडिएटली वॉश वुंड विद सोप एंड वाटर।
तो डॉग बाइट की जो क्लास थर्ड कैटेगरी है, तो सभी पॉइंट्स सही है बट किसी एक को छोड़कर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इमीडिएटली स्टिच द वुंड अंडर द एंटीबायोटिक कवरेज, क्योंकि डॉग बाइट में है जो इमीडिएटली स्टिचिंग नहीं की जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ये देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डॉग बाइट के लिए। फर्स्ट क्या है, कैटेगरी फर्स्ट में यदि डॉग बाइट होता है तो लिकिंग टचिंग ऑन इंटैक्ट स्किन, जिस भी जगह पे काटा है वहाँ पर लीकेज हो सकता है, इंटैक्ट स्किन भी देखने को हो सकती है, बट किसी भी तरीके का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी में क्या है, सलाइवा ऑन स्क्रैच और एब्रेशन ऑन द स्किन विदाउट ब्लीडिंग और निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन। तो जो सेकंड कैटेगरी में इस तरीके के सिम्टम्स होंगे, तो इसमें क्या करना है, तुरंत रेबीज वैक्सीनेशन देना है और वुंड जहाँ पर घाव हुआ है उसको क्लीन करना है। क्वेश्चन में कैटेगरी थर्ड पूछा है, तो इसमें क्या होगा, बाइट्स और स्क्रैच दैट पेनिट्रेट्स द स्किन, एक्सपोजर ऑफ द आई और माउथ टू सलाइवा फ्रॉम लिक्स। तो इस कैटेगरी में क्या करना है, रेबीज वैक्सीनेशन देना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है और वुंड को क्लीन करना है, बट स्टिचिंग और एंटीबायोटिक है जो आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस डन फॉर ऑल एक्सेप्ट, कीमोप्रोफाइलैक्सिस सभी डिसीज के लिए हम कर सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर, कोलेरा, टीनियासिस, मलेरिया और लेप्रोसी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा टीनियासिस। और कीमोप्रोफाइलैक्सिस क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं जिससे आपको क्वेश्चन समझना इजी रहेगा। कहीं पर भी यदि कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पूछा जाता है तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब है इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज। कोई भी डिसीज होने के लिए क्या करें हम, उसको प्रिवेंट करना है ताकि वो और ज़्यादा डेवलप ना हो पाए। तो उसके लिए जो बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं, तो क्या कहलाता है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। तो हम कोलेरा, मलेरिया और लेप्रोसी के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं बट टीनियासिस के लिए नहीं। नेक्स्ट इज टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, टिटनेस को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद टिटनेस टॉक्साइड विथ बूस्टर एवरी 5 to 10 ईयर, adequate wound total of contaminated wound, consider passive immunization with hyperimmune immunoglobulin और डी ऑल ऑफ दी अबव। टिटनेस को हम इन सभी चीज़ों के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं कि बूस्टर डोज लगवाएं हर 5 से 10 साल में, जहाँ पर भी आपको वुंड हुआ हो उसको अच्छे तरीके से केयर करें उस वुंड की, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करवाएं अपना हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर कोलेरा इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। कीमोप्रोफाइलैक्सिस मैंने जस्ट अभी बताया कि किसी भी डिसीज के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, क्या कहलाता है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। तो कोलेरा को किस कैटेगरी की मेडिसिन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg सिंगल डोज, मेट्रोनिडाजोल 300 mg स्टेट ऑर्डर, वेंकोमाइसिन 1 mg स्टेट, केनामाइसिन 500 mg स्टेट। तो जो यहाँ पर डिप्थीरिया कोलेरा के थ्रू जो प्रॉब्लम होगी, सॉरी जो कोलेरा की प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पर उसके लिए कौन सी मेडिसिन देंगे, तो एक तो ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो इसमें एंटीबायोटिक ही दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg सिंगल डोज। डॉक्सीसाइक्लिन की जगह टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं बट जो मेनली यूज़ की जाती है वो क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर मलेरिया इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कैटेगरी के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मलेरिया के लिए। ऑप्शन है 30 ईयर्स प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर, ट्रेवलर्स फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू एंडेमिक एरिया एंड एडल्ट 20 to 40 ईयर। तो जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो किसके लिए होगी, जो भी ट्रेवलर्स हैं नॉन एंडेमिक एरिया से किसी एंडेमिक एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हों, तो उनको क्या करना है, हमें उनको मलेरिया ना हो पाए, सही जगह से जा रहे हैं यदि वो एंडेमिक एरिया में, तो उनको मलेरिया की कंडीशन ना हो पाए, इसके लिए उनको क्या किया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है लेप्रोबैसिला आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय, जो लेप्रोबैसिलस है वो किस रूट से ट्रांसमिट होंगे, स्किन कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, स्टूल या फिर यूरिन।
लेप्रोबैसिलस जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। कफिंग, स्नीजिंग, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन हो उसके आमने सामने कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन, हर्ड इम्यूनिटी किसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेटनस, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हर्ड इम्यूनिटी इन सभी में इम्पॉर्टेंट नहीं, हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है कि जनरली कभी भी कोई भी डिसीज़ फैल रही हो तो आपकी बॉडी उस डिसीज़ के लिए क्या हो, रेसिस्टेंट हो जाए, मजबूत हो जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंट टू द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज विद इन अ पॉपुलेशन दैट इज बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ऑफ अ हाई प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट में जो कंडीशन चल रही है, तो कुछ रिसर्च स्टडीज़ में कहा गया है कि कोविड-19 को लेके सभी की बॉडीज़ में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। बिना किसी वैक्सीनेशन के यदि हमारी बॉडी उस डिसीज़ से लड़ पा रही है और आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो क्या होगी, हर्ड इम्यूनिटी। तो इन सभी में है जो हर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज मैटरनल एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव इन, मैटरनल एंटीबॉडीज है जो किस, यदि मैटरनल एंटीबॉडीज बेबीज को किस डिसीज से प्रिवेंट नहीं कर सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ऑप्शन है टिटनस, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया और डी है यहाँ पर पोलियो। तो मैटरनल एंटीबॉडीज हैं जो डिप्थीरिया, टिटनस और जो पर्ट्यूसिस है इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कुछ हॉस्पिटल्स में DTAP वैक्सीन भी लगाया जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, फीटल को जो एंटीबॉडीज मिल सकती है मैटरनल के थ्रू, तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट पोलियो के लिए ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस रेसिस्टेंट शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 2। तो WHO के अकॉर्डिंग जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो किस मेडिसिन में सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्सिन, INH एंड FTB, रिफाम्सिन एंड पायरेजिनामाइड, ETV एंड PZM। तो जो मेनली रेसिस्टेंट मेडिसिन है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट कैटेगरी की ट्यूबरक्लोसिस की, वो क्या है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्सिन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड बाय फ्ली एक्सेप्ट, यहाँ पर सभी इन्फेक्शन फ्ली के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, म्यूरिन टाइफस, लाइमिड डिसीज और प्लेग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, लाइमिड डिसीज। लाइमिड डिसीज किसके थ्रू होती है, जो बोरियोला बैक्टीरियम के थ्रू होने वाली है, और जो बोरियोला बैक्टीरियम किसके थ्रू फैलता है, टिक्स के थ्रू, ना कि फ्ली के थ्रू। म्यूरिन टाइफस है फ्ली के थ्रू होने वाली डिसीज, जो कि जीनोफाइजिला जियोपिस जो कैटेगरी की फ्ली है उसके थ्रू होता है। और जो प्लेग है एक बैक्टीरियल डिसीज जो एर्सीनिया पेस्टिस के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इज, तो जैसे अभी पेंडेमिक कोविड है, ऐसे ही कुछ टाइम पहले है जो ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, तो इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, एर्सीनिया पेस्टिस, जीनोफाइला चियोपिस, जीनोफाइला एस्टेसिया एंड रेटस रेटस। तो ब्यूबोनिक प्लेग का जो कॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस फॉर ट्रांसमिटिंग प्लेग, इनमें से प्लेग ट्रांसमिट करने के लिए मोस्ट डेंजरस पार्ट जो फ्ली है वो कौन सी है, ब्लॉक्ड फ्ली, पार्शियल ब्लॉक्ड फ्ली, बोथ या फिर अनब्लॉक्ड फ्ली। तो ट्रांसमिट करने के लिए प्लेग के लिए मोस्ट डेंजरस फ्ली है वो पार्शियल ब्लॉक्ड फ्ली है। क्या है, इट्स अ स्मॉल ओपन चैनल कह सकते हैं हम, जो भी ब्लड मील के थ्रू या फिर मिडगट में क्या हो सकती हैं, फ्ली के थ्रू ट्रांसफर हो सकती हैं। और जो ट्रांसमिशन होता है एर्सीनिया पेस्टिस का जो ब्यूबोनिक प्लेग के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं फ्लीज के थ्रू हो सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फर्स्ट इन सीक्वेंसेस, तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये क्वेश्चन आई थिंक महाराष्ट्र CHO के एग्जाम में भी आया था कि फर्स्ट इन सीक्वेंसेस मतलब पहले डिसीज होगी, इम्पेयरमेंट होगा, डिसेबिलिटी होगी कि रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका सही मीन्स पहले क्या होगा, डिसीज होगी कि इम्पेयरमेंट होगी, डिसेबिलिटी होगी या रिहेबिलिटेशन होगा, ये बताना। साथ ही साथ इसका जो पूरा सीक्वेंस है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।